नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, सर्कुलर्स, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस एंड अलग अलग जजमेंट्स को भी हम जानने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत ज़रूरी ये विषय है कि महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख से ज़्यादा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है। इसमें से ऐसा हो सकता है हज़ारों ऐसी सोसाइटीज़ हो सकते हैं जिनकी कमिटी की जिनकी मेंबर्स की स्ट्रेंथ उस सोसाइटी की 50 से कम हो, 100 से कम हो। तो वैसे चीज़ें भी अगर स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को हैंडल करना पड़े तो ये बड़ा ह्यूज टास्क हो सकता है। शायद इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और चीज़ों को थोड़ा शिथिल करते हुए, चीज़ों को थोड़ा आसान करते हुए लोगों की अच्छाई के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जीआर लेके वो आए थे। दिस इज 3 जनवरी 2024 का जीआर है, जिसकी वजह से वो सोसाइटी की इलेक्शन को सोसाइटी के लोगों को देना चाहते हैं। 35 मेंबर्स से कम की सोसाइटी है तो वो अपना इलेक्शन खुद कंडक्ट कर सकते हैं। और ऐसे केसेस में वहाँ की स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजिंग कमेटी क्या होगी और वहाँ पे कोरम फॉर द मीटिंग क्या होगा, वो जानना जरूरी हो जाता है। मतलब कोरम इतना मेंबर्स कम से कम होंगे तभी सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी चल पाएगी, नहीं तो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी गिर जाएगी। फिर उसके बाद बात आता है कि अगर इतने मेंबर्स हैं तो वहां पे मेजॉरिटी किस हिसाब से पास होगा और कितने मेंबर्स की वोटिंग हो जानी चाहिए। अगर आप पहले देखोगे कि बायलॉज नंबर 114 का एक प्रोविजन था जिसके हिसाब से अप टू 100 मेंबर्स की अगर सोसाइटी है वहां पे आपकी 11 मेंबर की मैनेजिंग कमेटी बनती थी। और उस हिसाब से 5 मेंबर्स जो थे, 2 लेडीज कैटेगरी के हैं, एक SC/ST से होगा, एक NT/VJ/SBC से होगा और एक OBC से होगा। टोटल ये मिला के 11 बनते हैं, जिनमें से 6 जनरल के हो गए और यहाँ पे कोरम फॉर द मीटिंग होगा जो 6 होगा, ठीक है। और इस केस में अभी स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे 35 से कम की सोसाइटी के लिए इन्होंने क्या प्रोविजन रखा है कि जनरल कैटेगरी से 1 होगा, वुमेन कैटेगरी से 1 होगा, SC/ST से 1 होगा, OBC से 1 होगा, NT/VJ/SBC भी 1 होगा और टोटल मिला के ये 5 हो गया। और कोरम फॉर दी मीटिंग इन्होंने रखा है 3, ठीक है। मतलब 3 मेंबर कम से कम रहेंगे तो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी चलेगी, ठीक है। और कोरम फॉर दी मीटिंग विल बी सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। 5 है तो 3 लोगों ने किया तो क्लियर हो गया, ठीक है। 13 है तो 7 लोगों ने किया तो क्लियर हो गया, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी। अब इस केस में थोड़ी सी अब आगे देखेंगे कि ये जो जीआर है इसका रेफरेंस लिया गया है 154B19 एंड 154B22 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960, जिसका अमेंडमेंट हुआ था 2019 में और ये प्रोविजंस उसमें इनकॉर्पोरेट किए गए थे। अब 154B19 के हिसाब से कमिटी विल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सच मेंबर्स एज मे बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बाय इट्स नोटिफिकेशन और स्पेशल ऑर्डर टाइम टू टाइम। जब जब जैसे जैसे उन्हें लगे वो नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, स्पेशल ऑर्डर निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से मैनेजिंग कमेटी की स्ट्रेंथ डिसाइड हो सकती है, उसकी कोरम डिसाइड हो सकती है और अकॉर्डिंगली आप अपना सिंपल मेजॉरिटी निकाल सकते हो, ठीक है। अब उस हिसाब से ही क्या किया गया, लेस देन 35 मेंबर्स का जो है 5 मेंबर की स्ट्रेंथ रहेगी और उसका कोरम रहेगा 3 मेंबर, ठीक है। और फिर 154B22 का भी रेफरेंस लिया गया जब ये जीआर बनाया गया, टिल द टाइम जब तक आपके पास रिजर्व कैटेगरी के मेंबर्स अवेलेबल नहीं है। अब रिजर्व कैटेगरी के मेंबर्स की डेफिनेशन हमको मिलेगा जो रेफरेंस लिया गया है 73B और 73C से, जहां पे 73B क्या बोलता है कि एक SC/ST से रहेगा, एक OBC से रहेगा, एक NT/VJ और SBC से रहेगा, ठीक है। तो टोटल कितने रहेंगे, 1+1+1, 3 मेंबर्स रहेंगे। और वुमेन कैटेगरी से या लेडीज कैटेगरी से 2 मेंबर रहेंगे, ये भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। अगर ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करते हैं तो वैसे केसेस में इनका नॉमिनेशन किया जा सकता है, फॉर्म वगैरह भर के दे दो, मगर आप एलिजिबल होने चाहिए कॉन्टेस्ट के लिए तभी आप नॉमिनेट हो सकते हो। ऐसे नहीं कि आप डिस्क्वालीफाइड हो या आपके 3 बच्चे हैं 2001 के बाद या अलग अलग जो भी डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। तो
तो इनका नॉमिनेशन हो सकता है। तो 154B22 के हिसाब से जो रिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, shall not be counted for the strength of the managing committee for composition of the quorum for conducting its meeting। इसका मतलब जैसे यहाँ पे 11 की स्ट्रेंथ है, तो जब आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो कोरम के लिए, मीटिंग कंडक्ट करने के लिए ये काउंट नहीं होगा। 2 + 1 + 1 + 1 ये 5 आप निकाल दो। जब आपने ये 5 निकाल दिया तो 11 - 6 5 हो गया, तो 6 हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हो तो 6 यहाँ पे है, तो ये 6 मेंबर्स तो रहने ही चाहिए। अगर यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से कोई आ नहीं रहा है, ठीक है, तो भी आपकी मैनेजिंग कमेटी चलेगी और तो भी आपका सिंपल मेजोरिटी निकाल लो, कोरम है और आपकी मैनेजिंग कमेटी चल पाएगी। मगर थोड़ी सी एम्बिग्युइटी हो सकती है इस केस में जहाँ पे लेस देन 35 मेंबर्स है। अगर मैं इनको काउंट नहीं करूं, 1 + 1 + 1 + 1 और टोटल स्ट्रेंथ ही आपकी 5 है, तो 5 - 4 कर दिया तो फिर मेरा यहाँ पे 1 ही बच जाएगा। और यहाँ पे कोरम फॉर द मीटिंग 3 दिया गया है। तो इस केस में भी क्या रिजर्व कैटेगरी को काउंट नहीं किया जाएगा? ये एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट्स, एक्टिविस्ट वगैरह अपनी ओपिनियन इसमें रख सकते हैं। मैं इसमें फॉर्मली अपना कोई ओपिनियन रखने से हो सकता है अवॉइड करूं। मेरे हिसाब से इस 3 का मीनिंग ऐसे हो सकता है कि ये एक तो रहेगा जो जनरल कैटेगरी का है और कोई एक इनमें से 4 में से कोई 2 कोई रहे, तो 1 + 1 + 1, तो ये 3 मेंबर की हो, कोई एक सेक्रेटरी रहे, कोई एक चेयरमैन रहे और कोई एक ट्रेजरर रहे। और आई थिंक बायलॉज में भी और एक्ट में भी ऐसे प्रोविजन है जहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है या कहीं पे फंड निकालने की रिक्वायरमेंट है, वहां पे 2 मेंबर्स की काउंटर सिग्नेचर होती है या तीनों के तीनों मेंबर्स की सिग्नेचर या काउंटर सिग्नेचर होती है। तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम्स हो सकती है या सिचुएशन लॉक पे पहुंच सकती है। तो ऐसी चीजों को मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोरम जो है वो 3 तो है, मगर वहां पे रिजर्व कैटेगरी के कोई 2 मेंबर्स को भी काउंट किया जाएगा। और कम से कम 3 मेंबर्स है तो आपकी मैनेजिंग कमेटी चलेगी। तो आपका एक सेक्रेटरी रह पाएगा, एक चेयरमैन रह पाएगा और एक ट्रेजरर रह पाएगा। तो ये 3 जनवरी 2024 के इस जीआर को स्टेट गवर्नमेंट के आज हमने समझने की कोशिश की। और अगर आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी लेस देन 35 है तो उनके लिए इलेक्शन करने की बाहर जरूरत नहीं पड़ेगी, सोसाइटी ही खुद अपनी इलेक्शन कर सकती है। सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स की ये स्ट्रेंथ रहेगी, ये कोरम रहेगी और किस सिंपल मेजोरिटी से फिर आप अपने रिजोल्यूशन वगैरह पास कर सकते हो मैनेजिंग कमेटी के अंदर। ये आज हमने देखा। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।